मेरे साथ इस वक्त जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मौजूद है। खास बातचीत करने के लिए शुरुआत अपने पहले सवाल से करूंगी कि बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत आप कर रहे हैं सिताब दियारा से। इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद साफ है। आज से करीब 50 वर्ष पहले इसी सिताब दियारा के बेटे जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। सिर्फ नारा ही नहीं दिया, उस आंदोलन को उस स्तर तक पहुंचाया जहां बिहार में परिवर्तन हो या नहीं, पूरे देश की सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन जिस संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी ने कही, कहीं ना कहीं बिहार उससे अछूता रह गया। बिहार वहीं रह गया। देश में परिवर्तन हुए, देश के कई राज्य आगे बढ़ गए और बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य 1975-77 के एरा में था, आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो अब जब 25 में 4-5 महीने के बाद चुनाव है, तो इससे बेहतर कोई निर्णायक समय हो नहीं सकता है जबकि समाज को इस बात के लिए जाकर बताया जाए, जगाया जाए कि जिस संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन का नारा जेपी ने दिया, जिसके तहत आपके बच्चों के लिए एक बेहतर बिहार बन सकता था, अब वो समय है। 5 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जगिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट कीजिए, इस बात के लिए वोट कीजिए कि बिहार से पलायन रुके, बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो। और अगर आप इस बार चूक गए तो 5 साल और आप इसी दुर्दशा में आपको जीना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, जनसुराज पार्टी के पोस्टर्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तमाम जगह जो मैं देखती हूँ आपकी तस्वीर दिखती है, लेकिन पार्टी में आपने कोई पद नहीं लिया है। आपने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की, इससे पहले आप तमाम पदों की घोषणा कर चुके हैं। क्या है इसके पीछे की स्ट्रेटजी? नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बस देखिए क्या है, समाज को वही बात समझ में आती है जो उसको होता हुआ दिखता है। तो लोगों को लगता है कि भाई पार्टी बनाए हैं तो यही इसके अध्यक्ष बनेंगे, यही इसके मालिक बनेंगे, इसके बाद इनका बेटा बनेगा। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि मैं जनसुराज का नेता बनने नहीं आया हूँ। मुझे बिहार में कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है, मंत्री नहीं बनना है। अगर वो सब बनना होता तो उसके लिए मुझे इतना प्रयास करने की क्या जरूरत है? वो तो मैं ऐसे भी बन सकता हूँ। कोई भी दल, कोई भी सरकार मुझे अपने साथ रख लेगी। मुझे जो काम करना है मैं वो काम कर रहा हूँ। वो काम ये है कि समाज को इस बात के लिए तैयार किया जाए, समझाया जाए कि भाई तुम्हारी दशा तब सुधरेगी जब तुम अपने बच्चों के लिए सजग होगे। जब तक तुम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नाली गली के नाम पर वोट देते रहोगे, तब तक तुम्हारा सुधार नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ आए मधुबनी में। मधुबनी में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि सहरसा से एक ट्रेन चलेगी जिससे कि गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में लोगों को, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा होगी। और आयरनी देखिए कि बिहार के लोग उस पर ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हम लोग को ट्रेन मिल रही है। उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि तुम्हें वो ट्रेन दी जा रही है जिस पर तुम्हारे बच्चे मजदूर बनकर गुजरात जाएंगे। अरे भाई, अंग्रेजों ने भी तो आपको जहाज की व्यवस्था की थी, जहां आपके पुरखे मजदूर बनकर मॉरिशस, फिजी और इंग्लैंड जाकर वहां मजदूरी करते थे। क्या यह संभव है कि मोदी जी गुजरात में जाकर ये कहें कि गुजरात से एक नई ट्रेन चलेगी जिसमें तमिलनाडु में जाकर गुजरात के लोग काम करेंगे? ये नहीं संभव है। ये बिहार में संभव है, क्योंकि बिहार के लोग, ट्रेन का मिलना ही हम लोग अपने आप को उपलब्धि बता रहे हैं। मीडिया वाले बता रहे हैं, अरे बाप, 4 ट्रेन मिल गया। मोदी जी कह रहे हैं श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए ट्रेन दे रहे हैं। ये कितनी दुखद बात है। राहुल गांधी अभी आए थे। भाई, राहुल गांधी के पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कुछ महीनों पहले उस आदमी ने, जिसको अभी जुमा कुछ महीने हुए थे उस आदमी को मुख्यमंत्री बने हुए, वो आदमी कहता है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उस दल का नेता राहुल गांधी यहाँ आकर बिहार में खुलेआम वोट मांग रहा है और बिहार को बदलने की बात कह रहा है, और बिहार के लोग उसको सुन रहे हैं। भाई, कैसे सुधरेगी बिहार की दशा? जो नेता आके कह रहा है कि तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाकर गुजरात में काम करने के लिए ट्रेन दूंगा, उस पर तुम ताली बजाओगे तो तुम्हारे बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। ये बात बताने का अभियान है, ये एमएलए बनने का अभियान नहीं है। राजनीति सिर्फ इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जो लोग भी ऐसा समझते हैं कि राजनीति का मतलब कौन जीता कौन हारा, मेरे भाई, इस देश में जितने बड़े नेता हुए, आज़ादी से पहले जितने बड़े नेता हुए, वो तो कभी एमएलए एमपी नहीं बने। तो क्या उन्होंने समाज को कोई दिशा नहीं दी? क्या उन्होंने समाज में लोगों का जीवन नहीं बदला?
प्रशांत किशोर के लिए राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीतना, हराना नहीं है। वो काम मैंने 10 साल कर लिया, काम करके छोड़ दिया। अब मेरे लिए राजनीति ये है कि मैं बिहार के लोगों की आवाज़ बनूं, यहाँ पर जो भाई जो वर्ग पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकूं, और वो काम मैं बखूबी कर रहा हूं। उसके लिए मुझे कोई पद पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल कल्याण बिघा गया था, मैं तो एमएलए नहीं हूँ, मैं तो एमपी नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ। रोज़ एमएलए एमपी जा रहे हैं, कौन पूछता है कि कौन गया कौन नहीं गया। मैं गया था तो पूरा प्रशासन उनकी नींद उड़ी हुई है, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं कि भाई कहीं आदमी कल्याण बिघा में ना चला जाए। तो ताकत आपके विचार की शुद्धता से है, आपके प्रयास की ईमानदारी से है और लोगों के समर्थन से है। एमएलए एमपी बनना बाई प्रोडक्ट है, वो मूल बात नहीं है। एक सवाल है, अब चूंकि 2 दिन में लगातार बैक टू बैक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, बीते दिन आरसीपी सिंह आपके साथ आते हैं, पार्टी का विलय करते हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करते हैं प्रशांत। युवाओं की उम्मीद की बात जब होती है तो जनसुराज को एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उदय सिंह हो या आरसीपी सिंह हो, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक हाशिए पर हैं, जो पिछले कुछ सालों से राजनीति में फ्लॉप रहे हैं। इन दोनों व्यक्ति को अपने साथ लाना ये क्या है? देखिए, जनसुराज को उदय सिंह जी ने नहीं बनाया है, उसको प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया है, उसको आरसीपी ने नहीं बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। उसको बिहार के लाखों लोगों ने मिलकर बनाया है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा भी हैं, लेकिन उन युवाओं का तो नाम आप नहीं जानना चाहते हैं। उनको तो आप लोग कहते हैं भैया तो प्रशांत किशोर है, इसमें तो बड़ा चेहरा कोई नहीं है। और जब कोई बड़ा चेहरा जुड़ता है तो आप लोग कहते हैं ये तो भाई पहले से पीटे पटाए हैं। अरे भाई, तो कोई इसमें अमित शाह आकर थोड़ी ना ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग राजनीति में लंबे समय तक रहे हैं वो आ रहे हैं, तब भी आपको दिक्कत है। जो लोग राजनीति में नहीं है तो भी आप कह रहे हैं कि दिक्कत है। आपने कहा ये हाशिए पर है। उदय सिंह क्या हाशिए पर है भाई? 2 बार के सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी से जब सांसद का चुनाव हारे हैं 2019 में, तो सबसे ज्यादा मत पाने वाले व्यक्ति हैं। उन पर कोई चारित्रिक आरोप नहीं है, उन पर करप्शन का आरोप नहीं है, कोई गलत काम करने का आरोप नहीं है, बिहार के समाज का कुछ नुकसान किया हो ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, राजनीति में चुनाव में भी जीते हुए व्यक्ति हैं, चुनाव का लंबा अनुभव रखने वाले लोग हैं, और शायद बिहार में अपने समाज के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में उनके परिवार की गिनती होती है। अब उनमें आपको क्या कमी दिख रही है? क्या ये ऐड ऑन करेंगे जनसुराज? ऐड ऑन की चिंता क्यों कर रहे हैं? ऐड ऑन तो पहले से हुआ पड़ा है। पहले से जब लाखों लोग मिलकर जनसुराज बनाया जिन लोगों ने, मैं जहां जा रहा हूं जो हजारों की भीड़ आती है, उसके लिए किसी उदय सिंह की और आरसीपी की थोड़ी ना जरूरत है। ये किसी भी नेता के लिए भीड़ है, पब्लिक का सपोर्ट है तो नेता आएंगे। नेता हैं इसलिए भीड़ नहीं आ रही है। आप उस बात को नहीं समझ रहे हैं कि 2 साल जनसुराज का जो प्रयास जमीन पर हुआ है, जिसको कि आपने नोटिस नहीं किया, जो मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि उदय सिंह ज्वाइन किए, लेकिन किसी गांव का 25 युवा ज्वाइन करता है वो तो आपके लिए खबर नहीं है। इसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बुलाते? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उदय सिंह के लिए नहीं की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया कि जनसुराज पार्टी का वो व्यक्ति अध्यक्ष बन रहा है, इसलिए अध्यक्ष, इसलिए नहीं कि वो बड़े हैं कि छोटे हैं। आरसीपी जी के ज्वाइनिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। वो अपने दल का विलय कर रहे हैं जनसुराज में, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है। ये तो व्यवहारिकता है। लेकिन हम सुबह से शाम तक इन नेताओं के साथ नहीं रहते हैं। हम तो गांव में हैं, हम तो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, हम तो लोगों को जोड़ रहे हैं। हम तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद तो मैं तो कल्याण बिघा में पैदल चल के जा रहा था, मैं कोई यहाँ पर थोड़ी था। उसके बाद बिहार शरीफ में हम तो सभा कर रहे थे। लेकिन वो चीज आपके लिए खबर नहीं है, वो चीज मीडिया का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सड़क पर गाड़ी चल रही है, सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, वो आपके लिए खबर नहीं है। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो आपके लिए खबर है। जो सवाल थे वो मैंने आपसे पूछे हैं, और चूंकि इन दोनों को लेकर के लगातार बैक टू बैक 2 दिन खूब गहमागहमी रही और जनसुराज की चर्चा रही, इस वजह से ये सवाल था। मेरा अगला सवाल क्यों है इस पर कोई, मैं उसका उत्तर ही दे रहा हूं कि जब आपको बेसिक बात यह समझनी है कि जनसुराज में को जनता का समर्थन है तभी कोई नेता जुड़ेगा। वो उसको आप बड़ा नेता कहें, छोटा नेता कहें, फूका हुआ नेता कहें, भविष्य का नेता बताएं, कोई भी नेता जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो डूबते हुए जहाज पर कोई नहीं आता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लोग आकर जनसुराज में जुड़ रहे हैं, जिसको आप बड़ा चेहरा मानते हैं या जो पहले भविष्य में कभी भूतकाल में बड़ा चेहरा था,
वो तभी जुड़ेगा जब वो देखेगा कि जनसुराज में कुछ अच्छा हो रहा है या हो सकता है। मेरा एक सवाल है, कांसीराम ने बीएसपी को लेकर एक बार कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। कांसीराम जी का जो अनुभव रहा है सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो अनपैरेलल्ड है, और जो बात उन्होंने कही वो भी बिल्कुल ठीक कही है। लेकिन कांसी राम जी ने ये बात कब कही? 1980 में। तब टेक्नोलॉजी नहीं था, तब व्हाट्सएप नहीं था, तब सोशल मीडिया नहीं था। तो जिस बात को कांसी राम जी की, मान लीजिए कि उन्होंने बुलंदशहर में कोई काम किया, बलिया पहुंचने में अगर उसको 10 दिन लगता था या 10 महीने लग सकते थे, आज वो 10 सेकंड में हो रहा है। तो कांसी राम जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात है, बट यू हैव टू फैक्टर इन कि अब टेक्नोलॉजी ने उस चीज की रफ्तार को बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया मतलब कई 100 गुना बढ़ा दिया। जो चिट्ठी पहले आप अंतर्देशीय पत्र पे लिखते थे और आपके परिजनों के, आपके मित्रों के, दोस्तों के पास वो 7 दिन में पहुंचती थी, अभी आप मैसेज ईमेल टाइप करते हैं 1 सेकंड में मिलता है। तो आप नारा तो आपने ठीक नोट किया है, लेकिन वो ये आप भूल गए कि 1980 के लिए वो सही था और 2025 में प्रक्रिया वही है, लेकिन टाइम फ्रेम 15 साल के बजाय या 3 चुनाव के बजाय शायद वो टाइम फ्रेम अब 15 महीनों का है या 15 दिन का है। तो पहला चुनाव के लिए आपका मतलब नहीं, पहला चुनाव दूसरे चुनाव की बात नहीं है। ये बात उन्होंने क्यों कही उसको आप समझिए। उन्होंने क्यों कहा कि पहला चुनाव हराने के लिए? ताकि पहले लोग जाने कि ये भी एक दल है, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करता है कि पूरे बिहार में लोग जान रहे हैं कि जनसुराज क्या है, कौन है। मैं जितने लोगों से मिलता हूं, अगर 100 लोग जनसुराज के बारे में जानते हैं, 80 लोग कहेंगे भैया हम आपको यूट्यूब पर देखे हैं, फेसबुक पर देखे हैं। समझिए कि अगर यूट्यूब फेसबुक नहीं होता तो आज जनसुराज को 20 लोग जानते। लेकिन चूंकि यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, तो 80 लोग अपने घर में बैठे बैठे जान रहे हैं कि भाई कल्याण बिघा में ऐसा हो रहा है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो लोग टीवी पर देखते, पेपर में पढ़ते, तो उसी रफ्तार में वो बढ़ता। तो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। सिर्फ फर्क इतना अब हो गया है कि चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो वो इंफॉर्मेशन समाज तक पहुंचने में, समाज को उन विषयों को एनालाइज करने, एसेस करके निर्णय लेने में जो पहले समय लगता था उससे कम समय अब लगता है। 2020 और 2025 में अंतर दिख रहा है, 25 के चुनाव और 20 के चुनाव में। आज सुबह नीतीश कुमार की चिराग पासवान से मुलाकात हुई है। पिछले चुनाव और इस चुनाव में बहुत अंतर है। इस मुलाकात के अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लंबे समय से बिहार की राजनीति को परख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर, इस मुलाकात पर? कुछ नहीं कहेंगे। मतलब आप लोग न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपको न्यूज़ चलाना है। भाई चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों एनडीए के हिस्सा हैं। दोनों लोग केंद्र की सरकार में बाजाबता इनके मंत्री हैं, खुद मंत्री हैं चिराग जी। तो वो मिल रहे हैं, तो इसमें क्या बात है? मिल ही रहे हैं तो साथ में ही हैं, साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें खबर क्या है? खबर तो आप लोग जबरदस्ती बना रहे हैं। लोगों ने कहा चिराग जी अब बिहार से राजनीति करेंगे, बिहार की राजनीति करेंगे। अरे भाई चिराग जी तो जीवन भर बिहार से ही राजनीति करते हैं, उनके पिताजी की भी पार्टी तो बिहार से ही है। क्या चिराग जी ने कैबिनेट के पद से इस्तीफा देकर, सांसद के पद से इस्तीफा देकर ये तय कर दिया कि हम एमएलए का चुनाव लड़ेंगे? अगर वो निर्णय लेते तो खबर है। भाई जब कैबिनेट मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए, तो बिहार से ही तो सांसद हैं, तो राजनीति बिहार से नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र से करेंगे। जबरदस्ती मीडिया वाले बनाए जा रहे हैं खबर। अरे चिराग जी ने कहा है कि वो बिहार की राजनीति, बिहार से राजनीति करेंगे। भाई वो बिहार से ही राजनीति करते हैं, जिसमें खबर कुछ नहीं है। नीतीश कुमार से चिराग पासवान मिले, ये कोई खबर नहीं है, वो तो साथ में ही दोनों काम कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव से मिले तो एक बार को खबर हो सकती है, लेकिन नीतीश और चिराग पासवान अगर मिले तो ये कोई खबर नहीं है। एनडीए के जो घटक दल हैं, आप ये लिख लीजिए, वो चाहे चिराग जी हो, मांझी जी हो, कुशवाहा हो, नीतीश हो, ये सब लोग एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और ये सब पपेट्स हैं मोर और लेस, जिसको भाजपा और भाजपा की लीडरशिप कंट्रोल करती है। हाथ पांव सब मार सकते हैं, सबको अधिकार है, राजनीतिक लोकतंत्र में होता ही रहता है, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो भाजपा का नेतृत्व डिसाइड करेगा। सब लोग, दे विल, एवरीवन विल फॉल इन लाइन। मांझी जी कितना भी सीट मांग लें, अगर भाजपा वाले कल कहेंगे नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे? पद से इस्तीफा दे देंगे, कैबिनेट का पद छोड़ देंगे। क्या चिराग जी पद छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार भाजपा से अलग हट के अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते।
तो जब आपको साथ में ही लड़ना है तो कितना भी नूरा कुश्ती कर लीजिए, 2 सीट ऊपर या 2 सीट नीचे, भाजपा वाले जो तय करेंगे वो होगा। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन में जो लालू यादव और आरजेडी का नेतृत्व तय करेगा वो होगा। राहुल गांधी कितना उछल कूद कर ले, कभी आप लोग कह रहे कन्हैया कुमार आ गए, तो कभी पप्पू यादव आ गए, तो फलाना आ गए। अरे भाई, राजद यहाँ नेतृत्व करता है, राजद की लीडरशिप जो तय करेगी वो होगा, बाकी सब लोग हाथ पांव मार सकते हैं। प्रयास करना एक बात है, होगा यही। राजद के नेतृत्व में एक गठबंधन है, भाजपा के नेतृत्व में जिसका चेहरा नीतीश कुमार है एक गठबंधन है, और तीसरा जनसुराज है। और कोई फॉर्मेशन बिहार में है नहीं। एक एनालिस्ट के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल, तो 2025 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं, क्या होगा? एनालिस्ट के तौर पर इतना ही कह सकते हैं कि बिहार में बदलाव होगा। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार में नया मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि बिहार में बदलाव के लिए 60% से ज़्यादा जनता तैयार बैठी हुई है। अब वो बदलाव का मतलब ये नहीं है कि जनसुराज ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है, वो तो आगे 4-5 महीने में तय होगा। लेकिन ये तय है कि बदलाव होगा। जिस तरह की व्यवस्था बिहार में चल रही है, ये व्यवस्था आगे चल नहीं सकती है। इतना भ्रष्टाचार, इतना एनार्की, एक तरह से सरकार चल ही नहीं रही है। फिर भी जितने पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं, जो बिहार का नाम, बिहार के जिलों का नाम नहीं जानते हैं, वो कह रहे नहीं यही जीतेंगे। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि 13 करोड़ बिहार के लोग निरा मूर्ख हैं। वो ये कह रहे हैं, वो सरकार के भूमि सर्वे से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, शिक्षा नहीं होने से परेशान है, पलायन से परेशान है, फिर जाकर उन्हीं को वोट दे देंगे। ऐसा कभी संभव है? ऐसा न कभी पीछे हुआ है न आगे होगा। 2020 में भी कोविड में लोगों को दिक्कत हुई तो एनडीए को यहाँ की जनता ने 125 पर रोक दिया। सारा जातीय समीकरण, सारा गुणा गणित रह गया, 125 से ज़्यादा सीट नहीं आया। तो जितनी परेशानी आज लोगों को है, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि एनालिस्ट के तौर पर बताइए, तो मैं यही कह सकता हूं कि इतनी परेशानी के बाद एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ न हो, यह संभव नहीं है। इट इज गोइंग अगेंस्ट द लॉजिक। एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी है, और उस एंटी इनकम्बेंसी का असर यह होगा कि बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नया बनेगा। आपने मजबूरी की बात की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कि अधिकारियों का राज यहाँ चल रहा है, अधिकारियों का जंगल राज। कल्याण बिघा में रोका गया, जबकि नीतीश कुमार का गांव है, कौन वहाँ उन्होंने काम भी करवाया है, लेकिन उसके बावजूद रोका गया। राहुल गांधी को रोका गया, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार मुझे रोक रही है। तरस, आपने कहा कि देखिए, मैं बिहार की राजनीति हम लोग के लिए नई नहीं है। ये अधिकारी अभी जुमा कुछ नए नए अधिकारी आए हैं, जो सीनियर पत्रकार वगैरह भी हैं, वो जान रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इन अधिकारियों को पता नहीं है कि हम लोग को बिहार की राजनीति में कितना असर मेरा कभी रहा होगा, या जो दूसरे लोग हैं। राहुल गांधी कोई छोटे व्यक्ति तो है नहीं। अधिकारी अभी नया नया कभी जोश में आके उछल कूद कुछ करते हैं। अभी देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है, एसडीएम जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर कल्याण बिघा में एक भी गाड़ी घुस गई तो तुम्हारा खैर नहीं है। ये वीडियो है, मैं आप कहिए आपके कैमरे पर चला देता हूं। ये एसडीएम है कल्याण बिघा का। उसकी इतनी हिम्मत कि जैसे लालू जी के राज में अधिकारी अपराधी सब फोन पर धमकी देता था, वैसे वो धमकी दे रहा है कि अरे तुम आप समझ लो कि वो तो पटना चले जाएंगे, लेकिन तुमको नाप लिया जाएगा, तुमको देख लिया जाएगा। अगर एक गाड़ी भी कल्याण बिघा में घुस गई तो तुम्हारा खैर नहीं है। ये एसडीएम का भाषा है। आप बताइए कि ये क्या अधिकारियों की ये भाषा होनी चाहिए? क्या ये अधिकारियों की भाषा है कि कह रहा कि एक गाड़ी कल्याण बिघा में घुस गया तो तुमको देख लेंगे? और इस तरह का भाषा का उपयोग अधिकारी अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व विफल है, या वो बिल्कुल उसके हाथ से सरकार चली गई है। जैसे लालू जी के राज में जो लोग मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में कुछ था नहीं, जो अपराधी मन होता था वो करता था, वैसे आज अधिकारी कर रहे हैं, जो उनका मन हो रहा है वो कर रहे हैं। और वही एसडीएम जब मेरे सामने आ रहा है तो कह रहा नहीं सर हम तो आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं सर, ये है वो है। भाई, एसडीएम का काम है कि वहाँ करप्शन ना हो, एसडीएम का काम है कि वहाँ पर विधि व्यवस्था बनी रहे, एसडीएम का काम ये है कि अनाज के योजनाओं में घोटाला ना हो। वहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि हम लोग को 3.5 किलो अनाज मिल रहा है, और एसडीएम खड़ा होकर फोन पर राजनीतिक नेताओं को धमकी दे रहा है कि कल्याण बिघा में गाड़ी घुसा तो तुमको देख लेंगे। ऐसी स्थिति, और हम खड़ा हो रहे हैं, हमारे सामने नहीं बोल रहा है, हमको कह रहा है अरे सर हम तो आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आप हमारी सुरक्षा के लिए दूसरे गांव में नहीं खड़े थे और कल्याण बिघा में खड़े हैं। और ये करने से क्या हुआ? राजनीतिक तौर पर अगर आप देखिए तो कल्याण बिघा अगर मैं गया होता
संभव है कि नीतीश कुमार के समर्थक हमारा विरोध करते, संभव है कि लोग वहां कहते कि नहीं भाई नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। ये रोक कर इन्होंने तो अपने ही मुंह पर अपना गोबर लगा लिया, क्योंकि जब आपको कल्याण बिगहा के लोगों पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब कि बिहार के किस गांव में के लोगों पर आप भरोसा करेंगे? नीतीश कुमार को जब अपने गांव के लोगों पर भरोसा नहीं है, तो किस गांव, किस भरोसे और किस वोट की आप लोग बात कर रहे हैं? ये तो कल पर्दाफाश हो गया, सामने दिख गया। आज के लिए एक आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी या चिराग पासवान, नई पीढ़ी के तौर पर, जब चूंकि बिहार में चेहरा सेंट्रिक राजनीति रही है पिछले कई सालों से, या एक दौर देखे लालू यादव के बाद से, तो प्रशांत किशोर को क्या लगता है कि इन तीनों चेहरों में कौन आपका मुकाबला कर सकता है? देखिए, बात मुकाबले की नहीं है, इतना तो तय है कि बिहार की पिछले 30 साल की राजनीति में जो 4 बड़े चेहरे रहे, लालू जी, नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी जी और रामविलास जी, वो चारों लोग करीब करीब 2 लोग की तो दुखद 2 लोगों की तो मृत्यु ही हो गई, तो उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो सकती है, और 2 लोग करीब करीब अब अंतिम दौर में उनका अंतिम दौर चल रहा है। तो ये तो लॉजिकल बात है कि बिहार का समाज नए नेतृत्व की तलाश करेगा, वो तो होना ही होना है। ये तो मतलब इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। कौन होगा? आपने कुछ नाम बताए, आप मुझे उसमें जोड़ रहे हैं शायद, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि यही 4 लोग होंगे। जो भी समाज में संघर्ष करेगा, जो भी बिहार के लोगों की आवाज बनेगा, जिस पर भी जनता का भरोसा होगा, वो चेहरा बन जाएगा। चेहरे एक नहीं होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पहले भी 4 थे, अभी आगे भी 4 हो सकते हैं। उन 4 में, 5 में, 7 में जिस पर भी जनता का भरोसा होगा वो आगे नेतृत्व करेगा या उसको आगे जगह मिलेगी। आप इन तीनों चेहरों को देख रहे हैं इसलिए? नहीं, मेरे देखने की बात नहीं है, समाज किसको देखता है इसका महत्व है। जब जो मैंने 4 नाम बताए आपको, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी और सुशील मोदी जी, क्या इनसे पहले के जो चेहरे थे, उस समय कर्पूरी जी थे, जगन्नाथ मिश्रा रहे होंगे या दूसरे लोग रहे होंगे, उस समय कोई कह सकता था कि कौन होगा? जो आगे बढ़ा, जिसने समाज के लिए संघर्ष किया, जिसको समाज ने नेता मान लिया, उस बन गया चेहरा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.